हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर लेक्चर। आज हम बात करेंगे राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया के बारे में। वी आर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ स्मॉल स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। सो गाइस, क्या होता है ना कि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड तो आप लोगों ने सुना होगा। राजा हर्षवर्धन के बारे में सुना हुआ? हर्षवर्धन। सो एंशंट इंडिया का ये लास्ट सबसे ग्रेट रूलर यही था, एंशंट इंडिया का हर्षवर्धन। ठीक है। अब इसके बाद की जो बात स्टार्ट होती है ना, आफ्टर हिम जो स्टोरी स्टार्ट होएगी उसमें क्या होएगा ना कि छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में टूट जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडिया जो एम्पायर है, पूरा का पूरा होल एम्पायर है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट बिखर गया से डिसइंटीग्रेशन हो गया। बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स बन गए, बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स बन गए। क्योंकि उस समय क्या थी? मिजरेबल कंडीशंस हो गई, कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। सो मिजरेबल कंडीशंस की वजह से और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी होने की वजह से पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी आ गई नॉर्थ के इंडिया में। तो अब 3 पावरफुल किंगडम फिर भी अराइज हुए, जो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री इसी को कहते हैं। अब देखो 750 CE से लेकर 1000 CE तक हम बात करेंगे, एंड दिस इज नोन एज बेसिकली अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया, सो इसी को हम कहते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया। तो 3 ही पावरफुल किंगडम जो है वो अराइज हुए। कौन कौन से? और अच्छा, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? एक तो अर्ली मिडिवल इंडिया, और इस पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ 3 एम्पायर्स। एज ऑफ 3 एम्पायर्स, दिस इज द टर्म वी यूज, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो 3 है। कौन कौन से, उनके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर आपको मैं अभी मैप में भी दिखाऊंगी। एक तो है राष्ट्रकूटास। राइट, ग्रेट। दूसरे हैं पालास, एंड तीसरे हैं गुर्जर प्रतिहार्स। उन्हें हम वैसे कहते हैं गुर्जर प्रतिहार्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रकूटास को देख लेते हैं सबसे पहले। अगर आप राष्ट्रकूटास को देखो तो ये जो सारा रीजन आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा जो भी रीजन है ये राष्ट्रकूटास का है। अब राष्ट्रकूटास ने कहाँ पर अपना कंट्रोल करा? किधर कंट्रोल करा? पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन में। सो जो ये डेक्कन आप देख रहे हो ना, ये डेक्कन रीजन आप देख रहे हो, इस डेक्कन रीजन के नॉर्थ पार्ट में राष्ट्रकूटास ने अपना पूरा कंट्रोल जमाया। नॉर्थ पार्ट ऑफ द डेक्कन रीजन। पालस को देख लेते हैं। पालस कहाँ पर है? देखो, पालस ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है, दिस रीजन इज ऑफ द पालस। दिस रीजन इज ऑफ द पालस। सो पाला ने अपना कंट्रोल कहाँ पर जमाया है? ईस्ट साइड पे। किधर जमाया है? ईस्ट साइड पे, ईस्ट इंडिया की तरफ जमाया है। और ईस्ट साइड पे आपको बंगाल एंड बिहार रीजन में पालास का राज्य देखने को मिलेगा। बंगाल एंड बिहार रीजन में। ठीक है, ओके। एंड देन वी टॉक अबाउट प्रतिहार्स, या चौहान्स भी इस तरफ ही हैं। तो ये प्रतिहार्स जो हैं ये आपको मिलेंगे सदर्न राजस्थान में। राजस्थान है, आपको दिख रहा है, राजस्थान का साउथ साइड है, गुजरात है, और राजस्थान में भी बेसिकली अवंती के अंदर। कहाँ पर? अवंती में प्रतिहार्स देखने को मिलेंगे। ये रहे। तो चलो अब एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये तीनों वॉर में एंगेज हैं, कैसे आगे की पूरी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो मैप से समझ में आ गया। देखो यहाँ पर ये नालंदा यूनिवर्सिटी साइड पड़ रही है, जो पालास के रीजन में ये भूतेनेश्वर है, भूटानेश्वर है। ये कन्नौज रीजन यहाँ पर है, जिसके लिए ये तीनों अभी लड़ने भी वाले हैं। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, उस बारे में भी अभी आपको आगे पता चलेगा।
तो एक एक करके स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। हाँ, ये देखो, ये तराइन, ये भी मेडिवल इंडिया में भी आएगा। तराइन का युद्ध, फर्स्ट बैटल, सेकंड, थर्ड, वो सेकंड नहीं, सॉरी, 2 बैटल है तराइन की, वो भी पढ़ेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूटा की। राष्ट्रकूटा की बात करें ना, तो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप बस साथ साथ मेजर पॉइंट्स ध्यान से देखते जाइएगा। राष्ट्रकूटास ने अपना जो है पावरफुल एक किंगडम, एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। कहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया? नॉर्थ दक्कन में इस्टेब्लिश कर लिया। नॉर्थ दक्कन में इस्टेब्लिश कर लिया। नॉर्थ डेक्कन, तो नॉर्थ डेक्कन में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। कब? 753 CE में। अब दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ अ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया के मास्टर्स बन गए। और वो लार्ज एरिया में क्या क्या आता था? राष्ट्रकूटा के उस लार्ज एरिया में एक तो आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, व्हाट एल्स, एंड कर्नाटका हो गया। सो ये राष्ट्रकूटास का रीजन है, इतना सारा आप लोग देख रहे हैं। कौन कौन सा? गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया एंड कर्नाटका हो गया। माइंड में सेट हो गया इतना? अच्छा, अब इन लोगों का रीजन्स क्योंकि नॉर्थ डेक्कन में है, तो इन लोगों के रीजन का क्या फ़ायदा है? इन लोगों का फ़ायदा ये है कि ये लोग ना ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। इनने ऐसी जगह अपना राज्य यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखा है कि ऊपर नॉर्थ इंडिया हो या नीचे की साउथ इंडिया हो, दोनों के बीच में ब्रिज कौन बन के खड़ा हो गया? ये राष्ट्रकूटास ही बीच में ब्रिज बन के खड़े हो चुके हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये इनका काम है। अब दंती दुर्ग, दंती दुर्ग कौन, आखिर रियल फाउंडर कौन है राष्ट्रकूटास का? तो नाम है उसका दंती, दांत का दर्द है ना, सो दंती दुर्ग। सो दंती दुर्ग इज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास। ठीक है। उसके अलावा देखो, ये है रियल फाउंडर, ये है रियल फाउंडर। ठीक है। देन जो वेल नोन राष्ट्रकूटा के किंग्स हैं, उनके भी कुछ नाम आप याद कर सकते हो। जैसे कि एक आप नाम याद कर लीजिए गोविंद III का, ये भी राष्ट्रकूटा का एक किंग है। और एक अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। ठीक है, 814 से लेकर 880 तक इसने भी रूल करा है, अमोघ वर्षा ने भी। ओके। जो राष्ट्रकूटास जो है ये बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स हैं। आर्ट इनको बहुत पसंद है, आर्ट लवर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। इन्होंने ना कुछ टाइटल्स लिए, राष्ट्रकूटास ने कुछ टाइटल्स लिए। कौन कौन से टाइटल्स लिए? जैसे कि मैं आपको लिखवा देती हूँ। पहला टाइटल है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती टाइटल किसने लिया? राष्ट्रकूटास ने लिया है। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, देख रहे हो? और साउथ की साइड में बोला जाता है महाराजाधिराज, ये तो बीच के थे, नॉर्थ डेक्कन में है। और परम भट्टारक। तो ये 3 तरह के इनने टाइटल्स लिए हैं। इन पे बहुत बड़ी आर्मी तो आप पूछो ही मत, इतनी बड़ी आर्मी थी। इनका ट्रेड बहुत बड़ा था, राष्ट्रकूटास का अच्छा खासा ट्रेड था। राष्ट्रकूटास ने जैनिज़्म को फॉलो करा, बुद्धिज़्म को फॉलो करा, हिंदू मुस्लिम हर चीज़ को, इनको कोई वो नहीं था, धर्म का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ठीक है। और इनके कुछ रॉक कट टेम्पल्स भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रूफ है कि जो ये लोग हर चीज़ को फॉलो करते थे। जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सबको फॉलो करते थे। जैसे कि एलोरा के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, एलोरा के जो टेम्पल्स हैं ना, वो इस चीज़ का प्रूफ है। अमोघ वर्षा की भी बात करी थी ना हमने, कि अमोघ वर्षा और गोविंद III की। जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने आपको बताया अमोघ वर्षा के बारे में। सो अमोघ वर्षा जो है एक बहुत ही ग्रेट लवर है संस्कृत लैंग्वेज का। संस्कृत लैंग्वेज इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं SKT लिख रही हूँ, संस्कृत लैंग्वेज। एंड इसी ने किताब लिखी है एक, कवि राग
मर्ग, कवि राग मर्ग, ठीक है। सो मार्ग, सो कवि राग मार्ग, मार्ग। ये किताब किसने लिखी है? अमोघ वर्षा ने लिखी है खुद। और ये इसका एक कन्नड़ पोएट्री का वर्क है, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क। ये कवि राग है। देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि कवि की बात हो रही है, यानी कोई पोएट्री की बात हो रही है। सो ये कन्नड़ की पोएट्री है। ये कौन सी, कहाँ की? कन्नड़ पोएट्री है, ये कन्नड़ की पोएट्री है। तो ये था पूरा राष्ट्रकूटा के बारे में। एंड 10वीं सेंचुरी तक चालुक्य जाए, उन्होंने क्रश कर दी राष्ट्रकूटा की पावर एंड कंट्रोल ले लिया। तो राष्ट्रकूटा की तो बस इतनी ही सी स्टोरी थी। अब हम बात कर लेते हैं पालास के बारे में। पालास ऑफ बंगाल बहुत फेमस है, पालास ऑफ बंगाल, ठीक है। चलो अब पालास की बात कर लेते हैं। पालास, so very limited information is available about the history of Bengal for the period between the हर्षा और पालास के बीच का जो पीरियड है, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई बंगाल के बारे में। बट इट इज़ वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल फेस अ लॉट ऑफ इनफाइटिंग अमंग द स्मॉल किंगडम्स। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज देयर किंग। So Gopala was their king to maintain peace and order. And Gopala set up an empire for about 400 years. 400 साल तक का एम्पायर इसने इस्टेब्लिश कर दिया। सो क्योंकि अब उसका नाम था गोपाला, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया पाला। सो हेंस देयर नेम वॉज पाला। पाल नाम के बाद पड़ा ना, इसलिए पाला। तो ये तो हो गया पाला के बारे में कि पाला जो है बंगाल की हिस्ट्री के बारे में बात करता है। उसके जो फाउंडर बने वो गोपाला बने, एंड गोपाला के नाम पर ही पड़ा पाला, ठीक है। अब ऐसे ही धर्मपाल, धर्मपाल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। धर्मपाल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड ही सेट अप द सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिस्ट की एजुकेशन के लिए धर्मपाल ने इस्टेब्लिश करा, बुद्धिस्ट के एजुकेशन के लिए। और उसी को हम क्या कहते हैं? विक्रमशील विहार। तो जो बुद्धिस्ट विक्रमशील विहार है, ये किसकी देन है? धर्मपाल की देन है। जो बुद्धिस्ट का एक एजुकेशन का सेंटर कह लो आप, या बुद्धिस्ट एजुकेशन की पढ़ाई की जगह कह लो, कुछ भी कह लो, तो विक्रमशील विहार जो है धर्मपाल ने ही इस्टेब्लिश कराया। अब इसका एक बेटा भी था, धर्मपाल का बेटा था, क्या नाम था उसका? देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। इसने इसी पाला एम्पायर को एक्सटेंड करा और किसको? हूणों को भी हराया। हूणों को हराने वाला कौन? देवपाल। बेटा किसका है? धर्मपाल का। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशील विहार को ओपन कराया था, ठीक है। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं हम पाला रूलर्स की, जिन्होंने पाला रूलर्स जो हैं वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे। ये तो हमें क्लियर हो ही गया है। और उन्होंने बहुत सारे डिस्टेंट कंट्रीज़ में अपने स्कॉलर्स को भेजा स्प्रेड करने के लिए, और ब्राह्मण्स को भी कहा कि टेम्पल्स वगैरह बिल्ड करो, ग्रांट्स दिए, ठीक है। नाउ गाइस, डू यू नो व्हाट? वेस्ट बंगाल को हम कहते हैं गॉड एंड ईस्ट बंगाल को हम कहते हैं वांगा। और जो फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है, इट वॉज ऑल्सो रिवाइव्ड। जो फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है, इट वॉज ऑल्सो रिवाइव्ड ड्यूरिंग दिस पाला एम्पायर। है ना इंटरेस्टिंग बात? ग्रेट। तो भाई वेस्ट बंगाल है तो उसे हम कह रहे हैं गॉड, मतलब GAUDA। एंड ईस्ट साइड का तो वांग, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्रतिहार्स के बारे में। हमने देखो राष्ट्रकूटा की बात कर ली। राष्ट्रकूटा नॉर्थ डेक्कन के थे, एंड पालास जो कि बंगाल एंड बिहार रीजन के हैं। अब बात कर लेते हैं प्रतिहार्स, जो कि अवंती में हैं, यानी सदर्न राजस्थान एंड गुजरात के हैं। सो इन्हीं को हम कहते हैं गुर्जरा प्रतिहार्स भी कहते हैं। वाई आई नो इट कि गुजरात से ही ओरिजिन हुआ होगा, तभी कहते हैं गुर्जरा प्रतिहार्स। सो इन्होंने रूल करा है गुजरात पे और साउथ वेस्ट के राजस्थान पे। और जो फाउंडर है वो प्रतिहार एम्पायर का, वो कौन है? नागभट्टा फर्स्ट।
सो हु इज़ द फाउंडर, मेजर पॉइंट्स को अंडरलाइन करती हूँ। नागभट्ट फर्स्ट इज़ द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। सो ग्रेटेस्ट रूलर जो है उस डायनेस्टी का वो कौन है? ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी वॉज मिहिर भोज। मिहिर भोज को ग्रेटेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने कन्नौज, मैंने आपको कन्नौज दिखाया था ना, कन्नौज को कंकर कर लिया 836 CE में। सो 836 के समय कन्नौज को किसने कैप्चर करा, किसने अपने कब्जे में लिया बेसिकली? दैट वाज मिहिर भोज, और वो प्रतिहार वंश का ही है, डायनेस्टी कह लो, प्रतिहार किंगडम कह लो, डायनेस्टी तो नहीं है एक्चुअली, प्रतिहार किंगडम यू कैन से, ठीक है, डायनेस्टी भी कह सकते हैं वैसे तो। सो द कंटिन्यूअस बैटल्स ने वीकन कर दिया प्रतिहार का किंगडम, और ये प्रतिहार का किंगडम भी है नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स में बटा। अच्छा, तो जो ये बच्चे सोचते कि इसके आगे का, स्टूडेंट्स थिंक कि इसके आगे क्या हुआ, तो प्रतिहार इसलिए आपको लास्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि प्रतिहार के बाद ही 5 और किंगडम्स इमर्ज होने वाले हैं इसी में से। प्रतिहार वैसे अच्छे हैं बट उन्हीं में से अभी 5 किंगडम कौन कौन से, ध्यान से देख लो। एक तो है चौहान्स ऑफ द राजस्थान, राजस्थान के जो चौहान हैं वो प्रतिहार वंश के ही हैं, प्रतिहार एम्पायर के ही हैं, तो चौहान ऑफ द राजस्थान एक हो गया। दूसरा हो गया गढ़वाल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के गढ़वाल हैं। तीसरा हो गया सोलंकीज ऑफ गुजरात, गुजरात में सोलंकीज, सोलंकी सरनेम आपने सुना होगा, सोलंकी गुजरात के हैं। परमार्स ऑफ द मालवा, पारामर्स ऑफ द मालवा, मालवा के पारामर्स, और चंदेल्स ऑफ द बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चांदेल्स। सो याद कर लेते हैं एक बार, चौहान्स ऑफ द राजस्थान, राजस्थान के चौहान हो गए, गढ़वाल हो गए कहाँ के, कन्नौज के गढ़वाल हो गए, सोलंकी हो गए गुजरात के, परमार हो गए मालवा के, चंदेल हो गए बुंदेलखंड के। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। So Pratihars were the great warriors. They fought many battles with the Palas and the Rashtrakutas. इनको बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं। अच्छा, ये देख रहे हो ये इमेज, ये है खजुराहो टेम्पल, खाजुराहो टेम्पल, ये भी प्रतिहार किंगडम का ही है। So guys, again, do you know the brave Pratihars stopped the Arab invasions for nearly 300 years. Yes, मतलब प्रतिहार्स इतने ब्रेव थे कि इन्होंने अरब का इन्वेजन भी रोक कर रखा, अरबी ना आ जाए 300 साल तक रोक कर रखा, इतने ब्रेव थे वो। जो द प्रतिहार किंग्स वर ऑल्सो द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, एंड जो किंग मिहिर भोज है, किंग मिहिर भोज, इनके बारे में अभी आपको बताया कि मिहिर भोज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने कन्नौज को भी कंकर कर लिया था 836 में। सो किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वॉज अ वेल नोन स्कॉलर, बहुत अच्छे माने स्कॉलर भी थे। रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप्ड होती हैं एट फास्ट रेट, तो रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत डेवलप्ड हुई एट द फास्ट रेट अंडर द प्रतिहार रूल्स। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ, सो इस समय जो है ना अर्ली फॉर्म्स ऑफ, जैसे कि मराठी हो गई, गुजराती हो गई। एक्चुअली हम आप ये इमेजिन करो, ये लोग कहाँ रह रहे हैं, ये लोग राजस्थान, साउथ गुजरात इधर ही रह रहे हैं। तो उस समय आप सोच रहे हो कि जो अर्ली फॉर्म्स है मराठी की, अब गुजरात में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली गुजराती, ये सब भी वेस्टर्न इंडिया में स्पोक होने लग गया। जो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, महाराष्ट्र कितनी ही दूर है ना। सो मराठी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज उस समय आने लगी, इंटरेस्ट आना चाहिए गाइस। और अब ईस्टर्न साइड में अगर आप देखो, ईस्टर्न इंडिया में देखो तो बंगाली हो गई, असम हो गया, असमीज हो गई लैंग्वेज, ओरिया हो गया, ये ईस्ट साइड पे जाएंगी ऑब्वियसली बंगाली, असमीज और ओडिया ईस्टर्न साइड पे जाएगी। उस समय जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स है जैसे कि खजुराहो टेम्पल है, कांचीपुरम है, थंजवौर है, मैं लिखवा देती हूँ एक बार टेम्पल्स के नाम।
चलिए टेम्पल्स के एक बार नाम लिख लीजिए, जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं प्रतिहार्स के समय पे कौन कौन से हैं। एक तो आप लिख लीजिए, वेट, राइट डाउन गाइस। खाजुराहो टेम्पल, खाजुराहो। देन एक कांचीपुरम, कांचीपुरम, खजुराहो कांचीपुरम। थंजावुर, थंजावुर। देन वी हैव भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। पुरी, पुरी और कोणार्क टेम्पल। ये सारे टेम्पल्स कब हैं? प्रतिहार से समय। तो आपसे पूछे खजुराहो टेम्पल कब है, तो बोलो प्रतिहार्स के टाइम का है। कांचीपुरम टेम्पल कब है? प्रतिहार्स के शासन के समय है। थांजवुर भी प्रतिहार्स, भुवनेश्वर भी प्रतिहार्स, पुरी भी, कोणार्क भी। एंड अब अगर आप इन लोगों की बात करें तो मेन जो लास्टली फिलहाल इसमें आता है वो आता है एक त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। क्या आता है? त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ये मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा। कन्नौज के पीछे इन तीनों ने, कन्नौज के पीछे तीनों ने लड़ाई करी, और उसमें कौन कौन शामिल थे? राष्ट्रकूटस, राष्ट्रकूटस, देन वी हैव पालस एंड वी हैव प्रतिहार्स। ठीक है। सो कन्नौज जो है बहुत ही पावरफुल, पावर का एक वो था ना कि भाई कन्नौज आ गया तो समझ लो पावर आ गई। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर वहीं थी। तो इन्होंने ईच ऑफ देम दे सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग द कन्नौज। इन सब ने बहुत मेहनत करी एंड दे वर ऑलमोस्ट एट द पेयर इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ, बहुत मेहनत करने के बाद। बट इतनी लड़ाइयों की वजह से फाइनली क्या हो गया? तीनों की पावर्स का डिक्लाइन हो गया, और फिर इतने सारे स्मॉल किंगडम्स बने ना। अभी तो ये 3 कम से कम पावरफुल तो थे, उसके बाद इतने स्मॉल किंगडम्स बनते रहे, 100 ईयर्स तक ऐसा चलता रहा। तो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये इतना पार्ट, ये 1 क्लियर हुआ होगा, जो नॉर्थ इंडिया के हम स्मॉल किंगडम्स को पढ़ रहे हैं।